राम राम सा शेखावाटी में जेवीपी मीडिया ग्रुप और गीतांजलि ज्वेलर्स समूह की शिक्षा और संस्कृति की ज्ञान यात्रा के रूप में आज मैं खेतड़ी में हूँ, जहाँ पर विवेकानंद शिक्षण संस्थान समूह के चेयरमैन के रूप में आदरणीय अशोक सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी विभाग संचालक हैं झुंझुनू ज़िले के, और सेवा, संस्कार, शिक्षा, बहुत सारी चीज़ों की बड़ी विस्तृत नॉलेज भी रखते हैं। तो विवेकानंद कैंपस से ही, जहाँ पर विवेकानंद जी को नरेंद्र से नाम विवेकानंद मिला, इसी खेतड़ी से मिला, और जो स्वरूप अपन विवेकानंद जी का देखते हैं, वो स्वरूप का जो गेटअप है वो भी इसी खेतड़ी ने तय किया है। तो निश्चित रूप से हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सर, आपका इस शिक्षा और ज्ञान तीर्थ यात्रा में स्वागत है। धन्यवाद। जिस तरीके से सर खेतड़ी से अपन शुरू करें शेखावाटी की इस यात्रा को, चाहे वो प्राचीन समय की सभ्यताओं के रूप में खेतड़ी प्रसिद्ध रहा हो कॉपर के रूप में, या बाद के समय में इसकी प्रासंगिकता बनी रही है, किस तरीके से जो प्रारंभिक पृष्ठभूमि रही है खेतड़ी की? देखिए, खेतड़ी अपने आप में एक बहुत ही विशिष्ट स्थान रखने वाला क्षेत्र है। खेतड़ी के जो तत्कालीन रियासत का व्यवस्था थी, उसमें विशेष रूप से जल प्रबंधन का शायद ही भारत में इससे श्रेष्ठ उदाहरण मिलना मुश्किल है, क्योंकि उस तत्कालीन रियासत के राजाओं द्वारा यहाँ लगभग प्रति 1 किलोमीटर के पश्चात बांध या एनीकट बने हुए हैं, जिनसे यहाँ लगभग, मुझे अच्छे से ध्यान है, 1982-83 तक यहाँ झरने बहते थे और मुश्किल से 2 महीने पानी सूखता था, और कुओं का जलस्तर लगभग 60 से 70 फुट से अधिक गहरा नहीं था। लेकिन बाद में जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत लोगों ने अतिक्रमण करते हुए उन सभी जल स्रोतों को बंद कर दिया, जिससे यहाँ की जल व्यवस्था में बड़ा व्यवधान पहुँचा है। कॉपर के रूप में इसका बड़ा अद्भुत इतिहास रहा है। कॉपर का खेतड़ी से निश्चित रूप से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में रहा है, और यहाँ बहुत पुराने समय में भी, मौर्य काल में और मुगल काल में भी कॉपर का खनन यहाँ रहा है। क्योंकि आईने अकबरी में भी खेतड़ी का, जिसमें सिंघाने का उल्लेख किया हुआ है, जहाँ कॉपर का खनन किया जाता था। उससे पहले आचार्य चाणक्य के लिखित अर्थशास्त्र में भी बोधन एक सिंघाना के पास में स्थान है, जहाँ तांबे का खनन किया जाता था। 1957 में जब यहाँ खनन के लिए एनएमडीसी द्वारा सर्वे किया गया था, तो लगभग 4 से 5 खदान 60 से 65 मीटर की पहले से उपस्थित थी, जिससे ये सिद्ध होता है कि यहाँ खनन बहुत पहले से हो रहा था। और उस खनन का पौराणिक प्रमाण भी इस प्रकार से मिलते हैं। कई स्थान पर खनन के पश्चात जो स्मेल्टर में स्लैग बचता है, उसके यहाँ कई जगह ढेर लगे हुए हैं। सिंघाना में है, बवाई में है, खरकड़ा में है, बिलवा में है, अन्य अन्य स्थानों पर स्लैग के ढेर लगे हैं, जिससे सिद्ध होता है कि यहाँ कॉपर का खनन हज़ारों साल से हो रहा है। जिस तरीके से सभ्यताओं के स्वरूप और उसके विकास का सिलसिला खेतड़ी से जुड़ा है, विवेकानंद जी का संबंध और उसका जो महत्व है वो किस तरीके से खेतड़ी से है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, क्योंकि सामान्यतया लोगों में एक इतना ही ध्यान में रखते हैं कि विवेकानंद जी खेतड़ी आना हुआ है। विवेकानंद जी का खेतड़ी में 3 बार आना हुआ, 1891, 1893 और 1897 में, और तीनों बार में लगभग उनका जो यहाँ ठहरने का समय है, तो लगभग 4-5 महीने रहे हैं तीनों बार में कुल मिलाकर। विवेकानंद जी का संपर्क माउंट आबू में राजा अजीत सिंह से हुआ था, और पहली भेंट में ही दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। और बड़ा सुंदर एक कोइंसिडेंस है कि दोनों की आयु लगभग बराबर थी। दोनों का 39 साल से अधिक आयु में मृत्यु हुई और 40 साल से कम। और स्वयं विवेकानंद जी ने लिखा कि जो आज मैं कुछ कर पाया हूँ इस भारत के लिए या इस भारत की जनता के लिए, तो संभव नहीं होता कि राजा अजीत सिंह से बिना मिले हुए ऐसा संभव नहीं हो पाता। तो ये एक अपने आप में सिद्ध करता है कि खेतड़ी का विवेकानंद जी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उदय हुआ उनका, उसमें खेतड़ी का बड़ा योगदान है। जब यहाँ खेतड़ी में प्रथम बार मिलने आए थे, तो उनका नाम सच्चिदानंद था, और कुछ स्थान पर परिवारजक के रूप में वो विदिशानंद के नाम से भी जाने जाते थे। यहाँ खेतड़ी में आने के पश्चात जब उनके राजा जी से बातचीत होती थी, तो उन्होंने कहा कि महाराज, आपका नाम बड़ा क्लिष्ट है। सच्चिदानंद या विदिशानंद को सामान्य जनमानस उच्चारित नहीं कर पाता है। तो उन्होंने कहा कि आप सुझाइए कोई नाम।
तो उन्होंने बड़े गंभीरता से कहा कि महाराज आपसे मिलने से विवेक का अनुभूति होती है, विवेक जागृत होता है और आनंद की अनुभूति होती है। तो मेरे हिसाब से विवेकानंद आपके लिए श्रेष्ठ नाम है। और ये जग जाहिर है कि पूरे विश्व में विवेकानंद का नाम, यानी नरेंद्र जो उनका मूल नाम था, उसको बहुत कम लोग जानते हैं। बाकी पूरे विश्व में विवेकानंद के नाम से ही प्रसिद्ध हुए हैं और वो खेतड़ी की देन है। दूसरा इसमें एक विशिष्टता है, खेतड़ी में जब विवेकानंद जी आए थे दूसरी बार, तो वहाँ एक नृत्य का कार्यक्रम के दौरान जब नृत्य प्रारंभ हुआ तो उन्होंने कहा कि महाराज साधु हूँ मैं, मुझे नृत्य से कोई रुचि नहीं है, उठकर चलने लगे। जब वो अपने कक्ष में पहुंचने वाले थे तो जो नर्तकी थी उसने एक भजन गाया, प्रभु मेरे अवगुण चितना धरो। उस भजन को सुनकर विवेकानंद विहल होते हुए नीचे आए और उनसे माफ़ी मांगी, माँ मुझे माफ़ करो, संत के लिए भेदभाव करना उचित नहीं है, मुझे वास्तविकता में आज पूर्ण संतत्व प्राप्त हुआ है। तो ये भी खेतड़ी की एक बहुत बड़ी देन है। और अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि विवेकानंद जी ने न सिर्फ भारत का नाम, भारतीय संस्कृति का नाम शिकागो धर्म सम्मेलन के माध्यम से पूरे विश्व में स्थापित किया, लेकिन उस कालखंड में जब भारत जनमानस एक अपने आप को दीनहीन मान चुका था, आत्मविश्वास शून्य पे था उनका, वो विदेशी शासन से इतने त्रस्त और इस प्रकार से नैतिक पतन हो चुका था कि अपने आप को हमेशा इस रूप में देखते थे हम स्वयं शासन करने में सक्षम नहीं हैं, हमारे ऊपर दूसरे शासन करेंगे। विवेकानंद जी ने अपने उस उद्बोधन से और उस काम से इस जनमानस में आत्मविश्वास पैदा किया और ये बहुत बड़ी बात है। उसके पश्चात अगर हम भारत के स्वतंत्रता इतिहास को देखते हैं, चाहे गोखले के द्वारा हो, तिलक के द्वारा हो, तिलक तो स्वयं इस बात से अभिभूत हैं कि विवेकानंद से मिलने के पश्चात किस महान व्यक्तित्व ने जो जनमानस को संदेश दिया है, इसमें आत्मविश्वास पैदा हुआ है और उसमें स्वतंत्रता संग्राम में निश्चित रूप से उसका बड़ा प्रभाव है। अब सर बात विवेकानंद जी से शुरू हुई, मैं विवेकानंद शिक्षण संस्थान पर आता हूं जो अभी आपके द्वारा संचालित हैं। किस तरीके से अशोक सिंह विवेकानंद जी के विचारों से प्रभावित होते हैं और खेतड़ी में विवेकानंद शिक्षण संस्थान की शुरुआत होती है? देखिए, विवेकानंद जी का साहित्य मैं बचपन से पढ़ता था और उनके से बहुत प्रभावित रहा हूँ। खेतड़ी में विवेकानंद शिक्षण संस्थान स्थापित करने से पहले मैंने बगड़ में एक प्राइवेट ट्रस्ट में लगभग 11 वर्ष नौकरी की है और वहाँ का अनुभव लेने के पश्चात मैंने अनायास ही, हम पति पत्नी बैठे थे तो एक दिन निश्चय किया कि भाई क्यों नहीं हम उस अनुभव का उपयोग हमारे अपने क्षेत्र में जाकर करें। तो एक छोटे से स्थान पर एक किराए के भवन में हमने एक विद्यालय प्रारंभ किया 5वीं कक्षा तक। उसके पश्चात 1999 में यहाँ इस स्थान पर, वर्तमान स्थान पर जहाँ आप आए हैं, इस स्थान पर विवेकानंद शिक्षण संस्थान प्रारंभ करना निश्चित किया और यहाँ 1999 और 2000 के सत्र से एक 10वीं क्लास तक की स्कूल जो राजस्थान बोर्ड से संबंधित थी, अंग्रेजी माध्यम की स्कूल का प्रारंभ किया। और उसके पश्चात सने दूसरी 2-3 संस्थाएं जिसमें विवेकानंद पॉलिटेक्निक कॉलेज है, विवेकानंद प्राइवेट ITI है। वर्तमान में CBSE का 10+2 का स्कूल है और जिसमें तीनों विषय हैं, विज्ञान भी है, कॉमर्स भी है और ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स भी है। तीनों विषयों के अध्ययन कराया जाता है। पॉलिटेक्निक में 5 ब्रांच हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस। ITI में एक ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन की ट्रेड है। और आसपास के क्षेत्र के बच्चों को, विद्यार्थियों को जितना संभव हो सकता है हम अच्छा अध्ययन करवाने का प्रयास करते हैं। और चूँकि विवेकानंद जी के नाम से प्रभाव है, विवेकानंद जी के कार्य से प्रभाव है, तो हम कोशिश करते हैं कि विवेकानंद जी के कुछ संस्कार यहाँ के छात्रों में भी हों। तो समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से, कार्यशाला के माध्यम से, अन्य कार्यक्रमों से हम विवेकानंद जी के संदेश, विवेकानंद जी के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में बच्चों को अवगत कराते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी इस विद्यालय, इस संस्था के माध्यम से बच्चों में पहुँचें। एक सर, जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्य करता है देश सेवा निर्माण का, उससे किस तरीके से जुड़ाव हुआ? वर्तमान में जो आप विभाग संचालक के तौर पर जो झुंझुनू,
चिड़ावा और चूरू 3 जिलों का प्रभार देख रहे हैं, उसकी क्या कार्य प्रणाली रहती है और किस तरीके से इससे जुड़ाव महसूस करते हुए आप अपने आप को एक तरह से श्रेष्ठ नागरिक के रूप में काम कर रहे हैं? वैसे तो देखिए साहब, ये संघ का विषय है, ये जनमानस का विषय है। संघ अर्थात समाज, संघ समाज का आईना है या समाज संघ का आईना है। और संघ का मूल उद्देश्य, लगभग संघ के 100 साल हो गए, अभी शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने वाला है अक्टूबर 2024 से, सितंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक, यानी 100 साल संघ को होने जा रहे हैं। और संघ का मूल ध्येय है समाज परिवर्तन। समाज परिवर्तन का तात्पर्य सकारात्मक समाज परिवर्तन। जो हमारे समाज में समय समय पर बहुत सारी कुरीतियों, बहुत सारे विभेद पैदा हो गए थे, उनको दूर करना, जिसमें समरसता है, सद्भावना है, पर्यावरण है, अन्य अन्य विषय हैं, जिसमें जो भी विषय समाज में कहीं उसका लाभ मिलता हो। संघ अनेक कार्य क्षेत्रों के माध्यम से, संघ के अनेक जो संगठन हैं, घटक हैं, उनके माध्यम से, अन्य संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से संघ प्रत्येक क्षेत्र में समाज परिवर्तन का कार्य करता है। वर्तमान में भी संघ 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो संघ का लक्ष्य है कि समाज परिवर्तन हो, उसमें पर्यावरण एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, समरसता बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सद्भावना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कुटुंब प्रबोधन आज इस भारतीय समाज की महती आवश्यकता है। कुटुंब बहुत छोटे हो रहे हैं, बिखर रहे हैं, और इस कुटुंब प्रबोधन की आवश्यकता है, जिसको संस्कार के माध्यम से, एक परिवार में क्या संस्कार होने चाहिए, उस कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से कार्यकर्ता, साथ ही समाज के जो सज्जन शक्ति है, उसके माध्यम से इस संदेश को, इस कार्य को आगे विस्तृत किया जा रहा है। गौ सेवा का बड़ा कार्य है, वो भी गतिविधि के अंदर है। ग्राम विकास बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जो समाज है वो गांव में अधिक रहता है। लगभग इस देश में 6.5 लाख गांव हैं, और 6.5 लाख गाँव में जब विकास होगा, 6.5 लाख गाँव समरस होंगे, ये सारे गांव जब व्यसन रहित मुक्त रहेंगे, सारे गांवों में कोई केस मुकदमा नहीं रहेगा, समरसता रहेगी, तो निश्चित रूप से जिस भारत की कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, श्रेष्ठ भारत, गौरवशाली भारत और विश्वगुरु भारत, तो निश्चित रूप से उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चल रहे हैं समाज, और आशा है कि उस लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे। वर्तमान में जो विभाग संचालक के तौर पर एक दायित्व है, वो किस तरह का दायित्व है और उसमें क्या क्या कार्यक्रम आपके जिम्मे रहते हैं? वैसे तो ऐसा कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं रहता संघ में। संघ चालक एक व्यवस्था है। संघ की जो कार्यशैली है, कार्य पद्धति है, उसमें 3 प्रकार के दायित्व रहते हैं: कार्यवाह, प्रचारक और संघ चालक। वो खंड से लेकर फिर विभाग, प्रांत और क्षेत्र तक चलता है, और राष्ट्र स्तर तक ऐसा एक व्यवस्था है। तो जिसमें प्रचारक हम अपने एक अनूठी पद्धति है। शायद आज के परिप्रेक्ष्य में आम जन में ये विश्वास करने संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति, उच्च शिक्षित व्यक्ति, परिवार को छोड़कर अपना पूर्णकालिक समय राष्ट्र समाज की सेवा में समर्पित करता है, वो प्रचारक होते हैं। वो इस वर्तमान समय के संत हैं। वो जैसे हमारे पुराने समय में साधु संत समाज को दिशा दिखाते थे, समाज के कल्याण के लिए वो अपना कार्य करते थे, उसी प्रकार से प्रचारक एक अनूठी पद्धति है। उसके साथ साथ ग्रस्त कार्यकर्ता विभिन्न दायित्वों के द्वारा, जिसमें कार्यवाह भी हैं, संघ चालक भी हैं, खंड स्तर पर भी हैं, तो अनेक स्तर पर संघ की कार्य पद्धति है, जिसमें ये 3 प्रमुख हैं। बाकी संघ की जो 6 गतिविधियां हैं, उनके अलग अलग संयोजक होते हैं। संघ के दूसरे कार्य विभाग हैं, कार्य क्षेत्र हैं, जिनमें संयोजक अलग होते हैं, उनकी रुचि के अनुसार कार्य चलता है, और वो अपना श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ परिणाम देने का प्रयास करते हैं। और मूल रूप से, क्योंकि आप ये बात पूछ रहे हैं, वैसे हमारा संघ में कहीं अपने कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ समाज परिवर्तन का कार्य रहता है। आगामी समय में झुंझुनू में विधानसभा उपचुनाव लगातार बीजेपी हार रही है। संघ के प्रति एक लोगों की धारणा है कि बीजेपी को मजबूत करते हैं, सपोर्ट करते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन झुंझुनू में बीजेपी लगातार हार रही है। इस बार उपचुनाव में कोई संघ विशेष रूप से राय मशविरा देगा पार्टी को कि उसके माध्यम से कि उपचुनाव में सरकार रहते हुए पार्टी जीती? देखिए, संघ का राजनीति से सीधा कोई संबंध नहीं है, और ना ही दखल देता है और ना ही दखल देना चाहता है, क्योंकि संघ का कार्य समाज के लिए करना है और समाज परिवर्तन है।
झुंझुनू विधानसभा है, ये इसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये कार्य है राजनीतिक पार्टियों का, संघ का कोई कार्य नहीं है। संघ सीधे सीधे समाज का कार्य करता है, उसमें समाज के कार्य में संघ लिप्त रहता है। सर, झुंझुनू में हमारी जेवीपी मीडिया ग्रुप के माध्यम से और गीतांजलि ज्वेलर्स के चेयरमैन शिवकरण जी जानू है, तो जो स्कूल टॉपर्स हैं, क्लास टॉपर्स हैं या शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार के रूप में जो काम कर रहे हैं, उनको एक अवार्ड सेरेमनी के रूप में हम शुरू कर रहे हैं स्वतंत्रता दिवस 78वें स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तर से। तो शिक्षा की इस प्रोत्साहन की श्रृंखला को आप किस तरीके से देखते हैं? आपके मीडिया और शिवकरण जी जानू ने जो एक बहुत ही सुंदर प्रारंभ किया है कार्य, निश्चित रूप से प्रोत्साहन के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी शुरुआत है। और आप लोगों ने वास्तव में, मैं कहना चाहूँगा, आपको साधुवाद भी देना चाहूँगा कि आपने ये जो विचार किया है, ये बहुत ही अच्छा विचार है और इसको निरंतरता मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसके माध्यम से आप जो विद्यार्थियों के अंदर प्रोत्साहन का कार्य कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, विद्यार्थी प्रोत्साहित होंगे, कंपटीशन के लिए उनके अंदर और ज़्यादा उत्साह बनेगा। निश्चित रूप से अच्छा कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये थे हमारे बीच में अशोक सिंह जी, जिन्होंने शिक्षा की, संस्कृति की, शेखावाटी की जो पृष्ठभूमि है, गौरवशाली इतिहास है, वर्तमान है, भविष्य की स्वर्णिम संभावनाएं है, उन सब पर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका आभार।